संदीप राणा जी क्या हमारे साथ जुड़ गए हैं? अगर संदीप राणा जी हमारे साथ जुड़ जाएं तो प्लीज इन्फॉर्म कीजिएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेपाली कांग्रेस के, उनके जुड़ने का भी हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब मैं इसको लेकर अशोक अधिकारी जी से जानना चाहता हूं। अशोक अधिकारी जी, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में, क्योंकि नेपाल ने कई भूकंप भी देखे हैं, अभी वो 1 दशक पहले वाला भूकंप, उसकी तो अभी भी खौफनाक यादें हैं लोगों के दिमाग में। क्या वहां डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से खुद को गेयर अप करने का काम भी वक्त वक्त पर चलता रहा है? कितना मजबूत देखते हैं वहां के डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को आप? देखिए, अभी राहत उद्धार का काम और मृतक लोगों का परिवार को केवल क्षतिपूर्ति बोलने देने वाले का को टिकट साइज में रखिए, बाकी पूरी तस्वीर दिखाइए प्लीज जी। दिने दे, 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 वो आपदा पीड़ित लोगों को राहत देने का घोषणा सरकार ने किया। लेकिन नेपाल में जिस तरह का एक जो सिस्टम ये तबाही को और प्राकृतिक विपत्ति को जो जिस तरह सर से थोड़ी देर उसको रोक रहा हूं मैं आपको, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि यहाँ इन तस्वीरों के साथ ये आवाजें भी सुननी आवश्यक हैं। देखिए जरा और सुनिए। ये जो यहाँ तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, और ये संभवतः रोसुआ का वही पावर प्लांट है जो इसके बाद जिसका नामो निशान मिट गया है। अब अशोक अधिकारी जी, इन तस्वीरों के बारे में भी बताइए जरा प्लीज। देखिए, ये जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है और ये वो निर्माण का प्रोसेस चल रहा था। लेकिन जैसे आपने कहा, जो मजदूर लोग भाग रहे हैं वहाँ से निकलने के लिए, वो थोड़ा अपना जान बचाने के लिए वहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि दूसरी बात आपने कहा कि प्राकृतिक विपत्ति को, प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सरकार ने क्या किया। लेकिन नेपाल में जिस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम रहा है, नेपाल में जिस तरह का 9 या 10 महीने में सत्ता परिवर्तन के जो एक तरह का अस्थिरता रहा है, उसकी वजह से ये सरकार को अपना सत्ता जगाने के बचाने के बाहेक इस तरह का नागरिक के पक्ष में काम करने का टाइम ही नहीं मिला। इस तरह से जितना होना चाहिए था, लेकिन नेपाल आर्मी ने जो कर रहे हैं अभी, वो बहुत बढ़िया कर रहा है। और जितने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और जितने सामान विदेश से भी जो आपदा से निपटने के लिए वो खरीद के लेके आया, नेपाल आर्मी को उसको धन्यवाद देना पड़ेगा। लेकिन सरकार को जो तैयारी करना चाहिए था, आपने जैसा कहा कि वो उतना नहीं हुआ। सरकारी तैयारियां नाकाफी साबित हो रही हैं। लेकिन यहां पर देखिए, नेपाल में प्रलय की वजहों के संदर्भ में कुछ एक चीजें आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। ये हिमालय जो है दुनिया की सबसे नई और कच्ची पर्वत श्रृंखला है। बनने के हिसाब से इसकी उम्र उतनी ज्यादा नहीं है और ये उतनी पकी हुई नहीं है। यहां ये भी समझिए कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है। मतलब ये सीस्मिक एक्टिविटी भूगर्भ में कहां पर चट्टानों का और बड़ी चट्टानें जिनके ऊपर महाद्वीप बसे हुए हैं, वो जो प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स के खिसकने का या रीअलाइन होने का सिलसिला चलता रहता है, जिसकी वजह से ये स्थितियां बन रही हैं। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है और टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने से बार बार भूकंप आ रहे हैं। भूकंप से मिट्टी और चट्टानें कमजोर हो जाती हैं। नेपाल तिब्बत क्षेत्र में हजारों ग्लेशियर झीलें हैं। झीलें अक्सर बर्फ और मलबे के कच्चे बांधों से रुकी हुई होती हैं। तापमान बढ़ने की वजह से या भूकंप की वजह से, जैसा इस केस में बताया जा रहा है 4.4 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप, कच्चे बांध टूटते हैं तो ग्लेशियर फटते हैं। और नेपाल में
खड़ी ढलान, मतलब एकदम स्टीप स्थिति होने की वजह से ये ढलान एकदम सीधी और खड़ी है। ऐसा होने से पानी का रफ्तार बहुत तेज मोमेंटम पकड़ता जाता है। जब ऊपर से ये पानी का पूरा कॉलम एक तरीके से समझ लीजिए जब नीचे की तरफ आना शुरू होता है तो वो धीरे धीरे और ज़्यादा खतरनाक होता जाता है, क्योंकि वो आप जानते हैं ये मास इनटू वेलोसिटी यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाता है और दुनिया के मुकाबले हिमालयी क्षेत्र 2 गुने तेजी से गर्म होते जा रहे हैं। यहीं पर वो जो चीज़ें, वो जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में भाषण आप सुनने को, आपको देखने को मिलते हैं, आप सुनते हैं, उनका हासिल क्या है? अगर हासिल कुछ होता तो कार्बन उत्सर्जन के संदर्भ में बड़े देश अपनी जिम्मेदारियां समझते और उस हिसाब से धरती के गर्म होने का सिलसिला कुछ रुकता, थमता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। उसी का ये इफेक्ट है, साइड इफेक्ट कह लीजिए। मॉनसून का पैटर्न बदलने से कम समय में एक ही जगह पर ज्यादा बारिश भी नोटिस की जा रही है और ये भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहाड़ कटकर बिना वैज्ञानिक जांच के सड़कें और परियोजनाएं, पहाड़ काट काट कर वहां पर ये परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। कई बार इसके लिए जो वैज्ञानिकों की तरफ से जो ताकीदें की जाती हैं उनको भी नजरअंदाज किया जाता है और शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है उसकी अनदेखी किए जाने का ये नतीजा होता है कि इस तरह की परिस्थितियां सामने आती हैं। डॉक्टर ओपी मिश्रा, अगर आपको एक पर्टिकुलर किसी चीज के लिए जिसको आप समझते हैं कि सबसे बड़ा जिम्मेदार ये फैक्टर है इस तरह की परिस्थितियों के लिए अगर अंडरलाइन करना हो तो क्या वो प्रकृति की वक्र दृष्टि है या इंसान की तरफ से किए जाने वाले इंटरवेंशंस? देखिए, एक्चुअली प्रकृति के जो एनर्जी लेवल है इट वाज नॉट प्रिडिक्टेबल। तो आप देखिए ये रासुआ का जो डैम बना था ये 2024 में 24 के 31 दिसंबर को इसको कमीशन की गई थी, लेकिन जब ये बन रहा था तभी जो है 2015 का अर्थक्वेक 7.9 आया था, नेपाल अर्थक्वेक, आपको याद होगा। तो वैज्ञानिक ये कहता है कि हम अर्थक्वेक रिस्क रेजिलियंट यदि बिल्डिंग बना ले तो वो किसी भी डिजास्टर के लिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो या लैंडस्लाइड्स हो या एवलांच का हो वो झेल सकता है। तो ये एक्चुअली जो है स्ट्रक्चरल रेजिलियंस का प्रॉब्लम है। यदि हमको अर्थक्वेक प्रोन जोन में अपना स्ट्रक्चर बनाने हैं, डैम बनाने हैं, पावर हाउस बनाने हैं या टनल बनाने हैं या जो भी हमें करना है तो हमें बहुत ही टफेस्ट इंजीनियरिंग जो मापदंड है उस पर खरा उतरना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए ये कोई आपको याद होगा लोहतक में भी ये सिक्किम के में रातें रात जो है ग्लफ टूटा था और आया था, वो भी अर्थक्वेक के चलते ट्रिगर्ड हुआ था नजदीक में। तो ये अर्थक्वेक आना लाजमी है और ये आएगा ही, क्योंकि ये डायनेमिज्म ऑफ द हिमालय और यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टेक्टोनिक्स का है। इसलिए इसको बचाने के लिए एक ही रास्ता है कि आप प्रकृति के साथ, जैसे जापान ने किया है, कि उसी तरह से आपको देखना पड़ेगा कि यदि हमारा डैम एक अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड का रिस्क रेजिलिएंट 8 बनाते हैं तो वो 4 का भी रिस्क सहन कर लेगा, प्रोवाइडेड कि अर्थक्वेक शेकिंग हो। लेकिन उसके साथ हाइड्रोस्टैटिक यदि प्रेशर आता है तो उसके लिए भी डैम के डिजाइन उसी तरह से करना पड़ेगा जिससे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और लिथोस्टैटिक प्रेशर दोनों को सहन कर सके। तो यहाँ पर ये काफ़ी मापदंड को मानना, इम्प्लीमेंट करना और उस पर अध्ययन करने का काम करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में सारे डिजास्टर इफेक्ट बढ़ते जा रहे हैं और इसके पैटर्न बदलते जा रहे हैं और हमको उसके साथ पेश बना के रखना पड़ेगा, प्रकृति के साथ तादात्म्य बनाना पड़ेगा। वरना उसके अलावा आगे बहुत बड़ी बड़ी विभीषिकाएं हमारा इंतजार कर रही हैं। लेकिन ना तो इस मामले में कहीं सरकारें बनती बिगड़ती, ना इस मामले में कहीं वोट डाले जाते, ना कहीं इस मामले में आप जानते हैं कि इसके लिए कॉप जैसी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जैसी तमाम कोशिशें होती हैं, लेकिन वो केवल उनका ऐसा लगता है कि टोकन सिग्निफिकेंस ज़्यादा होता है।